Audit and assurance. Chapter 8. रिसीवेबल्स की बातें हम कर चुके हैं, पेएबल्स की बातें हम कर चुके हैं और सर्कुलराइजेशन हम जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलराइजेशन जिसमें कोई दो तरह की कंफर्मेशन होती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन। कब हमें नेगेटिव कंफर्मेशन करनी है, कब हमें नेगेटिव कंफर्मेशन करनी है? कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटर्बेंसेस हो, लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, लो एक्सेप्शन रेट हो, and auditor is not aware of circumstances, auditor is not aware of circumstances that respondent will deny request। मीन ऑडिटर समझ रहा है कि मुझे रिस्पोंडेंट इज्जत देगा, मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये सारी कंडीशन मीट हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन की तरफ जाना है, वरना नहीं जाना। पास में एग्जामिनर कोई 5-6 दफ़ा क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ें टेस्ट कर चुका है कि नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ पे देनी है। सिनेरियो ये दो चीज़ें ठीक हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन चूज़ कर ली है, आप इवैल्यूएट करें, नहीं ये दो चीज़ें नहीं, बाकी भी चीज़ें ठीक होना ज़रूरी हैं जी। पास पेपर में अगर हम आएँ, पास पेपर क्वेश्चन में अगर हम वापस आएँ, जी चैप्टर 8 के पास पेपर क्वेश्चन में अगर आप वापस आएँ, एक क्वेश्चन शायद हमने कवर कर लिया था स्प्रिंग 2020 का। स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन हमने 2 कवर कर लिए थे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6। इससे अगर हम थोड़ा और पीछे आएँ, ऑटम 2019, ऑटम 2019 में 7 नंबर के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट हुआ है। ऑटम 2019 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ ऑटम 19, यू आर द जॉब इंचार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ ऑस्ट्रिच लिमिटेड। करना क्या आपको? डिस्कस द ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट यू वुड फॉलो फॉर सिलेक्टिंग द डेटर्स फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। तो बैलेंस कंफर्म करने के लिए कोई डेटर सिलेक्ट किए गए हैं, तो आपने उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना। 7 नंबर के लिए आपको बातें करनी है, मीन वही रिक्वायरमेंट है कि इवैल्यूएट करना है इस स्ट्रैटेजी को। यू आर द जॉब इन चार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ ऑस्ट्रिच लिमिटेड OL, अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, for the year ended 30th June 2019 for sending debtor balance confirmation. OL has provided you the following schedule for the year ended 30th June 2019. डेटर है हमारे पास चेन स्टोर, स्टोर A, B, C, सुपर मार्केट्स, रेस्टोरेंट, क्रेडिट बेंसिस। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने कितने हैं और बैलेंस एज एट 30th जून 2019 है। चेन स्टोर की बात की जाए तो स्टोर A एक ही है और बैलेंस 5150,000 का है। स्टोर B एक ही स्टोर है, 3398,000 का बैलेंस है। स्टोर C एक ही स्टोर है और 4236,000 का बैलेंस है। तो सैंपल सिलेक्ट करते वक्त इन तीनों को तो सिलेक्ट करना ही करना बनता है। क्या ख्याल है? इन पे तो सैम्पलिंग बनती ही नहीं है, क्यों? एक एक स्टोर है और अमाउंट भी अच्छी खासी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
या यूँ भी कह सकते हैं कि चेन स्टोर जो हैं वो 3 हैं और टोटल की अमाउंट अगर देखी जाए 515033984236 आउट ऑफ 25 देखा जाए तो शायद ये अच्छी खासी कितने % बनती है अमाउंट, तीनों को ऐड करके टोटल डिवाइड कर दो 50% है, तो ये तो आपको 100% तीनों चेन स्टोर तो सिलेक्ट करने हैं सैम्पल के अंदर। सुपरमार्केट की बात करें 30 सुपरमार्केट्स हैं और 7104 बैलेंस है। रेस्टोरेंट 500 हैं और 6354 जो है वो बैलेंस है। तो ये तो आप कह सकते हो कि स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम अकाउंट बैलेंसेस हैं। और सो क्रेडिट बैलेंस भी हैं 3 और 1000 नेगेटिव उनका बैलेंस है। तो ये भी आपको सारे के सारे सिलेक्ट करने चाहिए। कहते देर आर नो ओवर ड्यू एंड नील बैलेंस एज एट 30 जून 2019 द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हैज़ बीन असेस्ड एज लो एंड कंट्रोल्स हैव बीन टेस्टेड। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट लो और कंट्रोल भी टेस्ट किए जा चुके हैं, मीन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। डिस्कस द ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट यू वुड फॉलो फॉर सिलेक्टिंग द डेटर्स फॉर बैलेंस कन्फर्मेशन। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसिंग लग रहा है मुझे। ऑडिट स्ट्रैटेजी बताई गई है कहीं पे, इसमें कुछ बातें मिसिंग हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। लेकिन इसमें देखा जाए तो आंसर में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये 2 मैटर की बेस पर जो नेगेटिव कन्फर्मेशन अगर सेंड करने का सोचा गया है तो ये गलत है। क्या ख्याल है? हमें बाकी फैक्टर भी साथ कंसीडर करने चाहिए। क्यों ये 2 कंसीडर किए गए हैं, कंट्रोल सिस्टम और लो रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट, तो हमें स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम भी देखना चाहिए, जो कि एक यहाँ पे सुपर मार्केट शायद जो है वो मीट कर रेस्टोरेंट मीट कर रहे हैं तो उनके लिए तो हो सकता है, लेकिन फिर बाकी फैक्टर्स भी देखने हैं आपको। एक्सेप्शन रेट लो है ये भी देखना है। ऑडिटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसिस दैट रिस्पोंडेंट विल डिनाई रिक्वेस्ट, ये भी देखना है। हाँ, चेन स्टोर की बात करें तो ये हमें 3 के 3 100% सेलेक्ट करने चाहिए। क्रेडिट बैलेंसेस 3 हैं तो ये भी हमें 100% सेलेक्ट करनी चाहिए। हाँ, सुपर मार्केट्स और रेस्टोरेंट में से सैंपल चूज़ किया जा सकता है। चेन स्टोर की पॉजिटिव कन्फर्मेशन ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है? क्रेडिट बैलेंसेस की पॉजिटिव कन्फर्मेशन ही होनी चाहिए। हाँ, रेस्टोरेंट और सुपर मार्केट पे नेगेटिव कन्फर्मेशन पे जाया जा सकता है, अदर बाकी फैक्टर्स भी कंसीडर किए गए हैं तो, क्योंकि 7 नंबर का आंसर इसका बन जाएगा। जिससे प्रीवियस देखें स्प्रिंग 19 में 5 नंबर के लिए टेस्ट किया गया। करना क्या आपको, डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिटर टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव डेटर्स। इन ऊपर कुछ डेटर्स दिए गए हैं तो आपने स्टेप्स बताने हैं ऑडिट टीम परफॉर्म करेगी। You are the audit manager in a firm of chartered accountants during the audit of a client for the year ended 31st December 2018. The audit team has prepared the following schedule to summarize the responses from the debtors. Number 1, AB debtors balance 500,000, confirm हो गया 500,000, no explanation, तो आप भी क्या लिखोगे? No comments, no response. नंबर 2, CD बैलेंस 80,000, कन्फर्म हो गया 700,000, 800 में से 700 कन्फर्म हो गया। कंसाइनमेंट ऑफ ₹100 वाज शिप्ड ऑन 31st December 2018 एंड रिसीव्ड बाय कस्टमर ऑन 1st January 2019। तो सेल ये जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए टू जनवरी सेल रादर दैन टू दिसंबर सेल। क्या ख्याल है? सो हमें क्या करना है, रिक्वायर करनी है एडजस्टमेंट in sale of December by 100,000 from management. नंबर 3, बैलेंस KL का है 600,000, कन्फर्म हुआ 250,000। कंसाइनमेंट ऑफ ₹600,000 was shipped on 27 December 2018 but goods amounting to 350। इतना ही डिफरेंस है 600 और 250 में। ₹350 were returned due to quality issues subsequent to the year end। तो इतनी गुड्स क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड बैलेंस हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर करनी चाहिए। क्या ख्याल है? और ये ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस है, टाइमिंग डिफरेंसेस है। क्या ख्याल है?
हाँ, हमें क्या करना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के थ्रू भी इसे वेरीफाई कर लेना चाहिए। एंड नंबर 4, YZ बैलेंस 400,000, नो रिप्लाई रिसीव्ड, नो एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सेकंड थर्ड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी चाहिए। हाँ, अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई करना है, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है वो भी बता दें। कंफर्म करना है थ्रू पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट दैट कैश हैव बीन रिसीट अगेंस्ट दीज डेटर्स, और हमें वेरीफाई करना है अकरेंस ऑफ दीज रिसीवेबल्स वेदर देर आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द सेल सिस्टम, सेल इनवॉइस, डिस्पैच नोट, इन्वेंट्री इन PIR एंड सेल ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। क्या ख्याल है, 5 नंबर के लिए बातें की जा सकती हैं चारों के लिए। इजी क्वेश्चन था, शायद मार्क्स कम थे, आंसर आपके पास ज़्यादा है। उससे प्रीवियस स्प्रिंग 18 में टेस्ट किया उसने 8 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें करना क्या आपको, कमेंट ऑन द सजेशंस ऑफ द जॉब इंचार्ज assuming that the suggestions by job in charge is not considered appropriate, suggest an alternative approach keeping in view the time limitations। मीन जॉब इंचार्ज की कुछ सजेशंस हैं जो आपने कमेंट करनी है, और अगर उसने कोई बोंगी मारी है तो आपने सजेशंस भी देनी है, लेकिन टाइम लिमिटेशन को माइंड में रखते हुए सजेशन देनी है। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। Following is the extract of the email received from the job in charge responsible for the audit of your client Concordia Limited CL for the year ending 31st March 2018. I am considering to circulate negative confirmation on 1st April 2018 for debtor balance outstanding as on 31st March 2018. Balance 31st March 2018 का है। आप कंफर्मेशन सेंड करने जा रहे हो 1 अप्रैल 2018 को, तो पहले तो ये देखना है कि ये डेट कंफर्मेशन सेंड करने वाली ठीक है या नहीं है। तो यह सामने जो ईयर एंड का बैलेंस होता है इसका हमने पोस्ट ईयर एंड में ही जाके कंफर्मेशन सेंड करना होती है, और ये डेट जितनी नियर टू ईयर एंड हो उतनी बेटर है। 31 मार्च वालों को आप सपोज जून में जाके कंफर्म कर रहे हो, तो तब तो डेटर कभी भी कंफर्म नहीं करेगा, बैलेंस एग्री नहीं करेगा। क्यों, हो सकता है तब तक तो पेमेंट हो चुकी है। क्या ख्याल है, तो ये डेट जितनी नियर टू ईयर एंड हो उतना ही बेटर है। हाँ, ऑब्वियसली 10-15 दिन में भी वो रिप्लाई करता है तो ठीक है, 15 दिन बाद आपको एविडेंस मिल जाएगा, तो ऐसा जो डेट जो है वो अप्रोप्रिएट है, इस पर इशू नहीं है। ठीक हो गया, मीन 31 मार्च वाला बैलेंस इससे पहले आप कंफर्म नहीं कर सकते, हाँ उसके बाद कंफर्म कर सकते हो। एज फर्स्टली द रिपोर्टिंग डेडलाइन एट CL आर वेरी स्ट्रिंजेंट, इसलिए जल्दी कंफर्म किया जा रहा है, ठीक बात है। सेकेंडली द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बेंसेस, एंड थर्डली रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट हैज़ बीन असेस्ड एज लो, तो इसलिए नेगेटिव कंफर्मेशन की जा रही है। बात ठीक है नहीं, नॉट ओनली दीज टू थिंग्स, ऑडिटर हैव टू चेक अदर फैक्टर्स लाइक कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्शन रेट इज लो, and auditor is not aware of any circumstances that respondent will deny his request. So ये factor भी consider करने चाहिए before deciding on negative confirmation. I have also been offered by CL's CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from the debtors and deliver them to our firm's office. This could help us in meeting the reporting deadline. क्या ये बात भी ठीक है? नहीं, ये तो इंटरनल सोर्स ऑफ एविडेंस हो जाएगा। हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस बाय ऑडिटर हिमसेल्फ जो है वो कंफर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर जो है वो ऑब्टेन करनी चाहिए। डू नॉट रिलाई ऑन क्लाइंट बेस्ड एविडेंस। तो 6 नंबर है, इसके अंदर 3-4 नंबर तो शायद यहीं से मिल जाएंगे, बाकी 2 नंबर बात हो जाएगी। साथ एक 2 नंबर के लिए क्वेश्चन था, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 4। While reviewing the list of trade and other payables at BAC Limited, you have noticed that one of the trade creditor is not in the list. State any 2 audit procedures to be performed in relation to the completeness assertion for trade payables. तो ट्रेड पेएबल्स की completeness assertion को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं आपने। तो कंप्लीटनेस के लिए क्या लिखोगे, पेएबल की कंप्लीटनेस आपने वेरीफाई करनी है तो आप सैंपल ट्रेस करोगे,
कहाँ से, फ्रॉम परचेज रैक्विजिशन, और ट्रेस फॉरवर्ड थ्रू द सिस्टम करोगे टू इंश्योर देयर आर रेलेवेंट परचेज ऑर्डर्स, GRNs, एंट्री इनटू इन्वेंट्री रिकॉर्ड, परचेज इनवॉइसेस एंड एंट्री इनटू द पेबल लेजर बैलेंसेस। दूसरा कट ऑफ, या फिर आप कंपैरिजन भी कर सकते हो सप्लायर स्टेटमेंट विद पेबल लेजर्स टू वेरीफाई बैलेंसेस आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट। क्या ख्याल है, 2 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। जिससे प्रीवियस अगर देखें तो स्प्रिंग 17 में टेस्ट किया, 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, उसने 9 मार्क्स करना कि आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कोई 5 तरह के कस्टमर है, तो आपने नेगेटिव कंफर्मेशन को एप्रोप्रिएट है या नहीं वो डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के लिए ये 5 पॉइंट को दिमाग में रखना है। So you are currently in the planning phase of the audit of Fresh Dairies Limited FDL for the year ended 31st December 2016. The information available to you in respect of the company's debtors include the following. कैटेगरीज हैं डेट कस्टमर की, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रेस्टोरेंट, इंडिविजुअल कस्टमर। नंबर ऑफ कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा जाए तो 20 हैं। बैलेंस आउटस्टैंडिंग 30,500 है, और परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म्ड द बैलेंस लास्ट ईयर 90% ने कंफर्म किया था। तो इनको देखा जाए तो शायद आप जा भी सकते हो या नहीं, आपको फैक्टर्स देखने हैं। होलसेलर को देखा जाए तो 2250, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तो हैं। क्या ख्याल है? डिस्ट्रीब्यूटर पे देखा जाए तो शायद लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है। क्या ख्याल है? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है और बैलेंस भी स्मॉल नहीं लार्ज हैं, तो वहाँ पे तो ये पहली कंडीशन जो है वो मीट नहीं हुई, तो वहाँ पे तो नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है। होलसेलर पे देखा जाए तो ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर हैं, स्मॉल बैलेंसेस भी हैं। क्या ख्याल है? लेकिन 70% ने जो है वो लास्ट टाइम क्या किया था, बैलेंस कंफर्म किया था, 30% ने कंफर्म नहीं किया था, तो शायद ये कंडीशन मीट नहीं हो रही। रिस्पॉन्डेंट डिनाई कर रहे हैं। रेस्टोरेंट को देखा जाए तो 2483% ने लास्ट टाइम कंफर्म किया था, तो ये स्मॉल नंबर हैं, लार्ज नंबर नहीं है, और लार्ज वैल्यू हैं, स्मॉल वैल्यू नहीं है, तो इसमें भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इंडिविजुअल कस्टमर को देखा जाए तो 5700 हैं, 9800 बैलेंस है, तो लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू है। क्या ख्याल है? लेकिन 20% ने कंफर्म किया था, 80% ने रिप्लाई नहीं दिया था। क्या ख्याल है? परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, तो इसमें ये लास्ट कंडीशन पूरी नहीं हो रही। सो दिस मीन देखा जाए तो शायद सिर्फ रेस्टोरेंट पे भी नहीं हो सकती। किस पे हो सकती? किसी पे भी नहीं हो सकती। FDL is a low risk client and therefore you are assessing whether to send negative confirmation request। पहली बात तो हमें क्या करना है, सिर्फ रिस्क की बेस पर नहीं, हमें बाकी फैक्टर भी कंसीडर करने हैं, वो सारे छाप दिए। अब बारी बारी एक एक को पकड़ो, पहले पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्या ख्याल है? दूसरे पे देखा जाए होलसेलर पे तो 70% ने लास्ट टाइम जो है वो कंफर्म किया था, दिस मीन ये अप्लाई नहीं हो रहा। तीसरे रिटेलर पे देखा जाए तो अगेन स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, और चौथे पे देखा जाए तो वहाँ पे तो ये लास्ट वन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा। क्या ख्याल है? तो नेगेटिव कंफर्मेशन तो नहीं बनती। जिसके बाद प्रीवियस उससे देखें तो ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर के लिए, डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ मैनेजमेंट refuses to allow auditor to send confirmation request, impact on audit report is not required। कि अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने से रोक रही है, तो उस में ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? 5 नंबर है। हमें पहले मैनेजमेंट से रीज़न जो है वो
जस्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर करनी चाहिए, वाई दे आर नॉट अलाउइंग अस टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वेदर अपसेटिंग द कस्टमर, वेदर अफेक्टिंग एनी डिस्प्यूट विद द कस्टमर और वेदर ग्लोबल कस्टमर। क्या ख्याल है? तो पहले तो हमें ये रीज़न देखनी है, अब आके नंबर कुछ कवर हो गए। क्या ख्याल है? और अगर स्टिल मैनेजमेंट जो है वो नहीं हमें अलाउ कर रही तो हमने क्या करना है, कंसीडर करना है इट्स इम्पैक्ट ऑन रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या ख्याल है? हमें ऑडिट प्रोसीजर जो है वो अपनी नेचर टाइमिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी एक्सटेंड करनी है, चेंज करनी है, और हमें थ्रू अल्टरनेटिव प्रोसीजर इनको वेरीफाई करना है। और वो 2 अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हैं वो आप बात कर देंगे। अब जाके 5 नंबर कंप्लीट होंगे। 2 नंबर होते हैं सीधा अल्टरनेटिव प्रोसीजर, लेकिन नंबर 5 है तो इसलिए पहले आपको रीज़न डिस्कस करनी है और रीज़न क्या क्या हो सकती है वो स्टेट करनी है। फिर हमें ऑडिट अप्रोच भी अपनी थोड़ी सी चेंज करनी है, क्यों मैनेजमेंट अगर अलाउ नहीं करी कोई मसला हो सकता है। चले आगे जी। उससे पीछे ऑटम 15 में देखें, अगर हम ऑटम 15 ऑटम 15 पार्ट ए है क्वेश्चन 4 का फॉर 3 मार्क्स, पार्ट बी है फॉर 5 मार्क्स। पार्ट ए, डिस्कस विद रीजन वेदर यू एग्री विद अप्रोच अडॉप्टेड, कंक्लूजन ड्रॉन बाय ऑडिट टीम। क्या आपने बताना है कि उन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं या अप्रोच जो अडॉप्ट की है वो ठीक है या नहीं है। डिस्कस मीन ठीक है या नहीं है। So you are the audit in charge of Rihan Limited for the year ended 31st December 2015. While reviewing the working papers and discussion with the audit team, you have noted the following. The audit team didn't send balance confirmation request for accounts below rupees 100,000. Below 100,000 पे आपने confirmation send ही नहीं की, because according to the client lots of efforts were required to follow up the customers and the balances were also not material. तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, हमें ऑल टाइप ऑफ लेजर बैलेंसेस जो हैं वो कंफर्म करने हैं, बेशक स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम है फिर भी हमें कंफर्म करना है। हाँ पॉजिटिव नहीं तो हमें यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी चाहिए थी, लेकिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंफर्मेशन करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? अगर आप बाकी कैटेगरीज को वेरीफाई करते हो तो एविडेंस उन कैटेगरीज का देंगे, इस कैटेगरी के लेजर बैलेंसेस का एविडेंस नहीं ऑब्टेन होगा। One of the conclusion drawn as per working paper is there are no unrecorded liabilities as confirmation have been received from all selected parties and no differences were noted. Hence, no further test is required. There are no unrecorded liabilities mean शायद आप अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी चेक करने जा रहे थे और आपने क्या किया, सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही परफॉर्म किया, तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, आपको तो इसके लिए कंप्लीटनेस ऑफ लाइबिलिटीज़ भी चेक करनी चाहिए थी बाय कंपेयरिंग रेलेवेंट सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या ख्याल है? आपको इसके लिए और क्या करना चाहिए था? कट ऑफ टेस्ट भी परफॉर्म करना चाहिए था, इंश्योर करना चाहिए था करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं है। आपको शायद क्या करना चाहिए था, कैश पेमेंट्स के थ्रू भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी कि लाइबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड है पेमेंट्स के अगेंस्ट। क्या ख्याल है? और की बात, और की बात, सप्लायर स्टेटमेंट अगर कोई आती हैं तो उनके साथ भी आपको कंपेयर करना चाहिए था बैलेंसेस को इंश्योर करने के लिए कि सेम बैलेंस लेजर में भी है। हाँ, रिसीवेबल्स का क्वेश्चन है। देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, मिस रिसीवेबल में लाइबिलिटीज कहाँ से आ गई? पेबल्स का क्वेश्चन है, पेबल का क्वेश्चन है। क्या ख्याल है? लाइबिलिटीज पेबल को आपने कंफर्म किया, सिर्फ इतना नहीं आपको कंप्लीटनेस भी इंश्योर करनी चाहिए थी, कैश पेमेंट के थ्रू भी वेरीफाई करना चाहिए था और सप्लायर स्टेटमेंट को भी कंपेयर करना चाहिए था विद लेजर बैलेंसेस। ठीक हो गया?
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट H फॉर 4 मार्क्स स्टेट द कंडीशंस अंडर विच एन ऑडिटर में सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। कोई अटैम्प्ट तो छोड़ दो, नहीं उसने हर अटैम्प्ट में ये टेस्ट किया, कहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं पे सिनेरियो, कहीं पे कैसे, ये 5 पॉइंट उसने जान नहीं छोड़ी। साथ एक और था क्वेश्चन 1 का F पार्ट शेयर प्रीमियम को कैसे वेरीफाई करना है, ये भी हमने कवर करना है। जैसे प्रीवियस स्प्रिंग 2015 को अगर हम देखें, स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट किया उसने फॉर 4 + 5 9 मार्क्स के लिए। पार्ट सी क्या है वो भी हम कवर करने के काबिल नहीं है। 4 + 5 9 मार्क्स के लिए करना क्या आपको, पार्ट ए इवैल्यूएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करने का डिसीजन इवैल्यूएट करना है आपने। द ऑडिट ऑफ सेहत फार्मास्यूटिकल लिमिटेड SPL is in progress and based on the previous experience with the client and the initial test of control, the auditor has assessed a low risk of material misstatement in the areas of debtor means सिर्फ ये एक कंडीशन को चेक किया गया है। ठीक हो गया। The debtor circularization summary depicts the following information. डिस्ट्रीब्यूटर टोटल 12 है, बैलेंस 75,200 है, 8 ने कंफर्म किया। अमाउंट रिकवर 70,500 हुई, नेचर पॉजिटिव और कंफर्मेशन रिसीव हमसे जो है वो 8 कंफर्मेशन हमने सेंड की और 7 ने कंफर्म किया। तो क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन इसके लिए ठीक थी? क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन इसके लिए ठीक थी, या आपको सैंपल की बजाय यहाँ पे 100% टेस्टिंग की कर लेनी चाहिए थी? क्या ख्याल है? 12 टोटल है और अमाउंट 75,000 अच्छी खासी अमाउंट है। मीन टोटल को देखा जाए तो शायद टोटल का हाफ अमाउंट बन गई है। क्या ख्याल है? को 40% टोटल का बन गई है। तो इसे तो हमें 100% कंफर्म करना चाहिए था। यहाँ पे तो हमें सैम्पलिंग बेसिस पे जाना ही नहीं चाहिए था, ऑल 12 को कंफर्म करना चाहिए था। होलसेलर 105 टोटल हैं, 52,500 बैलेंस है, 30 कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपने फॉरवर्ड की, 12,500 बैलेंस रिकवर हो गया। पॉजिटिव कंफर्मेशन पे आप चले और 28 कंफर्मेशन आपको रिसीव हुई हैं। तो ये पॉजिटिव ठीक था? ये पॉजिटिव कंफर्मेशन ठीक था या नेगेटिव होना चाहिए था? यहाँ पे ये पॉजिटिव ठीक था मेरे ख्याल से। वैसे भी 30 में से 28 ने आपको जो है बैलेंस कंफर्म भी कर दिया है। 105 टोटल थे, 52,500 जो है वो बैलेंस था। तो ठीक है, कोई स्मॉल वैल्यू भी नहीं है, लार्ज वैल्यू भी है। लार्ज वॉल्यूम नहीं, इस वॉल्यूम भी स्मॉल है। तो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन ही अप्रोप्रिएट था। क्या ख्याल है? बाकी जो रिमेनिंग 2 हमें कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई वो हमें थ्रू अल्टरनेटिव प्रोसीजर को वेरीफाई कर लेना चाहिए। हाँ, किसमें मतलब इतनी अमाउंट कवर कर रहे थे वो 30 बैलेंस आउट ऑफ 52,500 मीन 105 कस्टमर थे, बैलेंस टोटल इतना था। तो जो 30 आपने कंफर्मेशन सेंड की उनका बैलेंस टोटल इतना बन रहा था। ठीक हो गया। उसके बाद देखा जी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स 250 हैं, 31,200 तो लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू है। 75 आपने कंफर्मेशन सेंड की, 20,300 का बैलेंस था, नेगेटिव पे ही आप चले और जस्ट 4 ने क्या किया, कंफर्म किया। तो यहाँ पे तो शायद ये कंडीशन मीट नहीं हुई। क्या ख्याल है? ये ठीक है मीट हो रही थी लेकिन ये मीट नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना चाहिए। और उसके बाद रिटेलर्स हैं 130 टोटल हैं, 12,500 उनका बैलेंस है, 50 कंफर्मेशन आपने सेंड की आउट ऑफ 130, टोटल 7,000 बैलेंस था और आपको 50 में से अगेन 12 ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो ठीक है, ये कंडीशन मीट हो रही है, ये भी मीट हो रही है, लेकिन लास्ट वाली मीट नहीं हो रही, तो इसको भी पॉजिटिव कंफर्मेशन पे लेना चाहिए था। एनालिसिस ऑफ कंफर्मेशन रिसीव्ड इज एज फॉलोज।
3 out of 7 confirmation received from distributor didn't agree with the amount outstanding in SPL ledger. किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटर की, कि 3 जो है 7 में से जिन्होंने रिप्लाई दिया उनमें से 3 ने जो है वो बैलेंस एग्री ही नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे रिलेटेड बैलेंस एग्री ही नहीं किया तो इनसे रिलेटेड क्या करना चाहिए? हमें मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए टू एडजस्ट द बैलेंस। साथ हमें अपनी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज करनी चाहिए। रिस्क कमिटी स्टेटमेंट को भी हमें अगेन रीअसेस करना चाहिए। क्या ख्याल है कि 7 आपने रिप्लाई मिले और उसमें से 3 एग्री नहीं कर रहे और अमाउंट अच्छी खासी है। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, पहले आपने ये बता दिया कि आपने कंफर्मेशन का जो मेथड चूज किया है वो ठीक है या नहीं। अब आपने बात करनी है कि 7 में से 3 ने बैलेंस एग्री नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एग्री नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल 12 कस्टमर थे जिनका बैलेंस ये था, उनमें से 8 की कंफर्मेशन आपने सेंड की जिनका बैलेंस 8 कितना बन रहा था, और 7 आपको रिप्लाईज मिले। और जो 7 रिप्लाईज मिले उनमें से 3 ने कहा नहीं भाई बैलेंस हमने इतना देना ही नहीं है। दिस मीन कंफर्मेशन तो हमने बात कर ली कि हमें पॉजिटिव नहीं बल्कि 100% पे जाना चाहिए था, ठीक हो गया। फिर जो रिप्लाई है अब उसकी बात कर रहे हैं कि अगर 3 ने एग्री नहीं किया तो दिस मीन हमें मैनेजर से डिस्कस करना है। उस वक्त में हमें रिस्क कमिटी स्टेटमेंट रीअसेस करना है और साथ में क्या करना है? नेचर, टाइमिंग, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर चेंज करनी है। चलें आगे जी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर की दोबारा बात हो रही है। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, स्लीम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड SDPL, हैज़ गॉन इनटू वाइंडिंग अप। The balance receivable from SDPL is outstanding since last 1 year. इस रेट में क्या करना है? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना है क्या? टू रिड्यूस द डेटर एंड क्रिएट बैड डेट्स। क्या ख्याल है? क्रिएट बैड डेट्स। फिर वो कहता है रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन SPL's रिकॉर्ड। However, the differences were reconciled by the audit staff. Replies received from the hospital. Hospital को अगर देखा जाए तो 250 थे, 4 सिर्फ रिप्लाई मिले आउट ऑफ 75. Replies received from the hospital did not agree with the balance outstanding in SPL record. However, the differences were reconciled by the audit staff. ठीक है, ये 4 तो reconcile हो गए, बाकी जो 71 है दिस मीन उसमें मसला होगा। क्या ख्याल है? तो उनसे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? एक तो उनको अल्टरनेटिव प्रोसीजर से हमें वेरीफाई करना चाहिए, दूसरा हमें रिस्क कमिटी स्टेटमेंट को हाई कंसीडर करना चाहिए, और नेचर, टाइमिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी हमें चेंज करनी चाहिए। क्या ख्याल है? कहता ऑल द 12 कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम रिटेलर्स। रिटेलर थे कितने टोटल? 130। 50 में से 12 कंफर्मेशन आपको मिली थी। So all the 12 confirmation received from the retailers showed disagreement with record of SPL. However, only 2 could be reconciled. तो पहली बात तो ये है कि वो 12 में से 10 जिन्होंने डिसएग्रीमेंट किया वो तो बैलेंस ही रिकनसाइल नहीं किए गए, मीन करेक्ट नहीं किए गए। तो यहाँ से भी हमें क्या करना चाहिए? रिस्क कमिटी स्टेटमेंट हाई कंसीडर करना चाहिए, नेचर, टाइमिंग, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर चेंज करनी चाहिए, और हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट को टू एडजस्ट द बैलेंसेस। क्या ख्याल है? शायद पार्ट बी के भी हमने कवर कर लिया। डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन द ऑडिटर शुड कंसीडर इन ईच ऑफ द बैलेंस एग्रीड, बैलेंसेस नॉट एग्रीड एंड रिप्लाईज नॉट रिसीव्ड। तो पार्ट ए में सिर्फ आपने कंफर्मेशन पे बात करनी थी, और पार्ट बी में ये जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एनालिसिस पॉइंट थे, इसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर दे दिया। क्या ख्याल है? पार्ट सी वो कहता है स्टेट द प्रोसीजर दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम SDPL। SDPL से बैलेंस मिलना था लेकिन वो वाइंडिंग अप में चला गया, मीन बैड डेट्स हो गए, तो मेनली अपने बैड डेट्स के प्रोसीजर लिखने हैं। क्या वैसे ऑन जनरल प्रोसीजर को बनाना चाहो क्या लिखोगे? डिस्कस करेंगे मैटर विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस बैड डेट्स। क्या ख्याल है? और क्या करोगे?
एज एनालिसिस से करेंगे कि एज एनालिसिस कॉपी जो है उसे हम इंस्पेक्ट करके देख लेंगे दैट प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड अगेंस्ट ओवरड्यू डेटर्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें हम इंस्पेक्ट कर लेंगे टू इंश्योर बैड डेट्स हैज़ बीन प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ, यही बातें की जा सकती हैं। कुछ बातें और भी की जा सकती हैं कि इंश्योर भी कर लेंगे कि अदर एनी रिकवरी फ्रॉम चांस ऑफ रिकवरी फ्रॉम दिस कंपनी है या नहीं, कोई कम्युनिकेशन कंपनी किसके साथ चल रही है कस्टमर के साथ, जहाँ से पता चल जाएगा कोई चांस ऑफ रिकवरी है या सारा का सारा बैलेंस ही बैड करना है, राइट ऑफ करना है। जी, उससे प्रीवियस अगर हम देखें तो एक ही क्वेश्चन हमें और मिला नहीं है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ऑटम 2012 का क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑटम 2012 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है फॉर 6 मार्क्स और पार्ट बी है फॉर 8 मार्क्स। पार्ट ए इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स फॉर सर्कुलराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स फॉर सर्कुलराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो बेसिस तो हमारे पास यही है जिसकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना है या फिर नेगेटिव कंफर्मेशन पे जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर करंटली इन द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ मिनरल वाटर लिमिटेड WML फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। कस्टमर सेगमेंट सुपरमार्केट, होलसेलर, रिटेलर, 5 स्टार होटल्स। सुपरमार्केट टोटल 12 है, बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग टोटल इतने हैं, 10 डेज से जो ड्यू हैं वो इतने हैं, 10 to 20 डेज से ड्यू इतने हैं, 21 to 30 डेज से ड्यू इतने हैं, 31 to 90 डेज से ड्यू इतने हैं और अबव 90 डेज भी हैं कुछ। ये तो नेगेटिव कन्फर्मेशन को मीट नहीं कर रहे, क्यों? ये स्मॉल नंबर और लार्ज वैल्यू है। क्या ख्याल है? होलसेलर को देखा जाए 65 टोटल हैं, 14, 9, 10 बैलेंस है, 10 डेज वाले 10 to 20, 21 to 30, 31 to 90 और अबव 90 डेज वाले भी हैं कुछ। तो यहाँ पे आप अदर फैक्टर को कंसीडर करते हुए नेगेटिव कंफर्मेशन पे जा सकते हो। क्या ख्याल है? रिटेलर को देखा जाए तो 553 और अमाउंट भी बहुत स्मॉल है, तो ये मीट कर रहा है, यहाँ पे आप जा सकते हो नेगेटिव कंफर्मेशन पे। 5 स्टार होटल्स को देखा जाए तो 7 टोटल हैं, तो यहाँ पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन पे नहीं जा सकते। कहता है 50% प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट हैज़ बीन मेड बाय WML अगेंस्ट बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोर देन 30 डेज। मीन मोर देन 30 डेज से जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है, 50% प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट हैज़ बीन मेड फॉर WML अगेंस्ट बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोर देन 30 डेज, whereas balances outstanding for more than 90 days have been fully provided। मीन मोर देन 90 डेज वालों का आप फुल प्रीमियम क्रिएट करते हो, और जो 30 डेज से अबव हैं, मीन 30 to 1 to 90 डेज वाले, उनमें से आधों की आप जो है वो प्रीमियम क्रिएट करते हो। इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स फॉर सर्कुलराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो वो हमने बात कर ली, और किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव हो सकती है, बात होगी 6 नंबर के लिए। Part B, briefly explain as to how would you deal with the situation where a debtor confirms a balance which is different from the amount appearing in the confirmation request। तो आप कैसे डील करोगे अगर अमाउंट डिफरेंट है लेजर की और कंफर्मेशन रिप्लाई की? तो क्या कंसीडर करोगे आप? पहले तो आप कंसीडर करोगे वेदर द डिफरेंस इज ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस, i.e. आइटम इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट, वेदर द डिफरेंस इज ड्यू टू डिस्प्यूटेड सेल्स, वेदर द डिफरेंस इज ड्यू टू एरर इन क्लाइंट रिकॉर्ड्स और इन पार्टी रिकॉर्ड्स, वेदर द डिफरेंस इज ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। क्या ख्याल है? और क्या करोगे आप? नेचर टाइमिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करोगे, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट को अगेन रीअसेस करोगे,
और डेटर्स को अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई करोगे, लाइक थ्रू कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर इन पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड and through supporting document that there are supporting a sale invoices, dispatch note, entry into PIR and originating document from customer order। 8 नंबर के लिए आंसर भी दिया जा सकता है। मीन यहाँ पे उसने रटा पूछ लिया कौन सा, कि अगर रिप्लाई में बैलेंस कंफर्म नहीं होता तो फिर क्या करना है। हाँ, मेनली वो 5 पॉइंट यहाँ पे बीच में आएंगे, लेकिन साथ अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात आएगी, रिस्क कमिटी में स्टेटमेंट रिवाइज करने की बात आएगी, नेचर टाइमिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डर प्रोसीजर चेंज करने की बात आएगी। क्या ख्याल है? नेक्स्ट वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसी अटेम्प्ट का, एक लिस्ट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर टू वेरीफाई द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेरीफाई करने के प्रोसीजर आपने लिखे थे 6, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस, अनरिकंसाइल्ड आइटम। 6 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर लिखने हैं पेरोल को वेरीफाई करने के, पेरोल को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं। तो क्या करोगे आप, पेरोल की लिस्ट लेके उसे रिव्यू कर लोगे फॉर अरिथमेटिक एक्यूरेसी, पेरोल की लिस्ट को कंपेयर कर लोगे विद टाइम शीट्स टू वेरीफाई करेक्ट आवर्स चार्ज, कंपेयर कर लोगे विद एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई करेक्ट आवर्स चार्ज, कंपेयर कर लोगे विद स्टार्टर पेरोल टू इंश्योर नो पेमेंट्स बीइंग मेड बिफोर डेट ऑफ स्टार्टिंग ज्वाइनिंग, विद लीवर्स पेरोल टू इंश्योर नो पेमेंट्स बीइंग मेड आफ्टर डेट ऑफ लीविंग। और क्या करोगे, डिडक्शंस को कंपेयर कर लोगे विद टेबल टू इंश्योर मेड थ्रू करेक्ट रेट एंड टेबल, कंपेयर कर लोगे करंट पेरोल विद प्रीवियस पेरोल टू आइडेंटिफाई एनी अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। क्या ख्याल है? और पेमेंट जो है वो आप कंफर्म कर लोगे थ्रू कैश बुक बैंक स्टेटमेंट कंपेयर करके, और आप पेरोल को कंपेयर कर लोगे विद एम्प्लॉय सिग्नेचर शीट टू इंश्योर पेमेंट्स मेड टू ऑल एम्प्लॉयज़। और आप क्या कर लोगे, हेड काउंट जो है वो अटेंड करके हेड काउंट ऑब्जर्व करके मी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो आप कंपेयर कर लोगे पेरोल शीट्स टू इंश्योर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्चुअली एग्जिस्ट इन द कंपनी। 8 को प्रोसीजर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर लिखने हैं किस चीज़ को, परचेज को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं। प्रॉम्प्ट ये परचेज मीन परचेजेस को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं। अकरेंस के 2 लिख दो, 2 कंप्लीटनेस के लिख दो, कट ऑफ का लिख दो। कितने पूछे हैं उसने? 6। तो 2 अकरेंस के, 2 कंप्लीटनेस के, 2 कट ऑफ के, 6 लिख दो। हमारे पास तो वैसे ही 12 प्रोसीजर है। हाँ, बस कर दें आज। 2-3 क्वेश्चन जो आपने मस्ट अटेम्प्ट करने हैं नेक्स्ट क्लास तक। एक ऑटम 2012 का क्वेश्चन नंबर 3, एक स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन नंबर 5, एक स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 क्वेश्चन हाथ से अटेम्प्ट करने हैं, बाकी बेशक रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एरियाज़ कवर करेंगे इस चैप्टर के।